Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने इसके पहले इलास्टिक कोलिजन क्या है उसकी कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करी है और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी के कुछ जो एनसीईआरटी के बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। तो जिन बच्चों का वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें ऑब्लिक कोलिजन क्या है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है ये दो टॉपिक स्टडी करने हैं। तो जैसा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिजन है। तो बहुत सारे बच्चों का ऑब्लिक कोलिजन में और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में तो स्पेशली ऑब्लिक कोलिजन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, आपने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन उतने डीप पे नहीं स्टडी किया है और ऑब्लिक कोलिजन जो है उतनी आपको डीप कंसेप्ट उसकी मतलब पढ़ाई नहीं गई होगी या फिर आपने उसको देखा नहीं होगा। इसीलिए आपको जो ऑब्लिक कोलिजन के जनरल क्वेश्चन है वो आपसे बनते हैं, बट अगर आपको कहीं पे आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर कोई टफ क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो क्वेश्चन आपसे मतलब उतना नहीं बनता जितना जो आप जनरल क्वेश्चन करते हो उतने सॉफ्टली या फिर उतने क्विकली आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते रिलेटेड टू ऑब्लिक कोलिजन। तो इसके दो रीजन है, पहला कंसेप्ट और दूसरा क्या है बेटा इसका डीप स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम ऑब्लिक कोलिजन का कंसेप्ट और ऑब्लिक कोलिजन की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं उसे हम डिटेल में और डीपली स्टडी करेंगे और इसके बाद आपको ऑब्लिक कोलिजन में और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सिंपल और सरल भाषा में आज हम इसका स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और बेटा अपना पूरा फोकस जो है वो अपने बोर्ड पे रखो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ऑब्लिक कोलिजन। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और अब हमें अभी क्या करना है, पूरा फोकस जो है वो हमें बोर्ड पे रखना है। इधर उधर के थॉट्स को अभी हम थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे टॉपिक को जो है वो इरेज करता हूँ ताकि हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिले और हम आराम से अपनी जो की पॉइंट्स है और जो कंसेप्ट है वो आराम से हम पढ़ सके। ठीक है, देखो हम पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के पहले हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है। तो जिन बच्चों का इलास्टिक कोलिजन क्लियर है उन बच्चों का परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन उन्हें कंसेप्ट ये कंसेप्ट बहुत सिंपल जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का इलास्टिक कोलिजन की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप वो कंसेप्ट क्लियर करो, आपका थोड़ा बहुत फायदा होगा और उसके बाद आप परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करो। ठीक है, बेटर वही होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के बेस पर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कंसेप्ट जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा, उसके बाद आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बताऊंगा। देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विथ ईच अदर and moves with same velocity after collision by sticking together is called perfectly in elastic collision। पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और टेंशन फ्री पढ़ो बेटा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें इधर उधर के थॉट्स नहीं लाने मन में। ठीक है, देखो आराम से देखो, कोई गड़बड़ नहीं है हमें। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास है m1, दूसरी ऑब्जेक्ट अपने पास b है जिसका मास है m2। ठीक है, मान लो m1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है और m2 भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो आफ्टर सम टाइम m1 जो है वो m2 के ऊपर कोलाइड हुआ कुछ इस तरह से,
और ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए। स्टिक मतलब क्या, चिपक गए। तो ये जो कोलिजन है, इस कोलिजन में क्या होगा, जब ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड होगी और कोलाइड होने के बाद वो एक दूसरे के साथ स्टिक होंगे, और स्टिक होने के बाद ये m1 की वेलोसिटी और ये m2 की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, और इस कोलिजन को हम कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं करनी हमें। मैं जानता हूँ वन स्ट्रोक में आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, पहली है ए, दूसरी है बी। ए फॉरवर्ड मूव हो रहा है, बी भी फॉरवर्ड मूव हो रहा है। ए की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, कभी तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। तो जब m1 जो है m2 के ऊपर कोलाइड होगा, मतलब वो कोलिजन होगा। तो इस कोलिजन में वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, क्या हो गए, मतलब चिपक जाएंगे। और चिपक जाने के बाद दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इस कोलिजन को हम कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मोटा मोटा क्या कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग होती है और कोलिजन के बाद वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपकती है और सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आई होप तुम्हें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग अभी समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी, कोलाइड होने के बाद थोड़ी देर के लिए वो स्टिक होगी और स्टिक होने के बाद वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। पहले दोनों मास की जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी, बट जब उनका कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड मूव्स विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाय स्टिकिंग टुगेदर, सच अ कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आई होप आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कंसेप्ट और मीनिंग समझना आ चुका होगा। इसके कुछ की पॉइंट्स है बेटा जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो पहला की पॉइंट क्या है कि देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि इस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये होगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा कि इसमें थोड़ा बहुत साइज एंड शेप भी चेंज होता है। साइज एंड शेप आल्सो चेंजेस, थोड़ा बहुत जो है इसमें साइज एंड शेप ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, मतलब वो उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिफॉर्म फोर्स लगता है और उनका साइज और शेप चेंज होता है। उसके बाद देखो बेटा जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहती है। इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहती है। बस आपको इतना ध्यान में आपको रखना है। इसके बेस पर हम लीनियर मोमेंटम से इसके फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर करेंगे। उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें बताता है, वो भी हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का डिस्कस करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। क्या मीनिंग है, जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं और कोलाइड होने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट की सेम रहती है, मतलब वो सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें साइज एंड शेप आल्सो चेंज होता है और इसमें जो लीनियर मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट का वो कैसा रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। अभी हम उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। देखो चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो तुम, ठीक है, ये पॉइंट चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो देखो अभी हम इसकी फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको उनकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है,
बट आपको उनकी फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम, और आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर पूछी हो तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो वही अभी हम डिटरमाइन करेंगे। देखो क्या है इसका लास्ट पॉइंट, कि इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसे रहती है बेटा, इसमें लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहती है। मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जैसा कि हमने इलास्टिक कोलिजन में देखा था कि इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बट इस केस में क्या है बेटा, इस केस में वेलोसिटी तो सेम है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो फाइनल वेलोसिटी सेम होने की वजह से ये भी v रहेगा और ये भी रहेगा। आई होप तुम्हें ये पहला जो हमने इक्वेशन लिखा है ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अभी देखो यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v तो कॉमन आएगा यहाँ पे m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये m1 प्लस m2 कैसा है बेटा, मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद कैसा होगा बेटा, डिवाइड को, तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 is equal to v, and where v is the final velocity of both objects which perform perfectly in elastic collision। तो ये जो है अपना फॉर्मूला v is equal to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 is equal to v। This is the most important formula for final velocity in inelastic collision। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो चुका होगा। इसे पॉज करके 1 मिनट में नोट करो। अभी मैं तुम्हें इसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यहीं पे डिराइव करके या फिर यहीं पे तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। इससे आपको और भी जो प्रॉब्लम्स है वो इजी जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया बेटा। अभी देखो इसकी हमें फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई। आई होप तुम्हें फॉर्मूला भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ मुझे आपको एक और कंसेप्ट पढ़ानी है, ठीक है। तो फिलहाल तुम फाइनल वेलोसिटी ही स्टडी करो, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होती है और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तब काइनेटिक एनर्जी क्या लॉस करेगी, इस कंसेप्ट के साथ मैं आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखो कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम moves with velocity 300 meter per second and hits the object of mass 9 kg inelastically, which is at rest, then find the velocity of that object after collision। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन को पॉज करके नोट करो और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, ठीक है। देखो, और जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब 2x के स्पीड से देखो, जब मैं लिखता हूँ ना क्वेश्चन तब आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2x के स्पीड से आपको क्वेश्चन लिखते वक्त आपको 2x का स्पीड करना है, और जब क्वेश्चन लिख दूंगा तब आपको क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है, मतलब आपको लेक्चर ज्यादा लेंथी भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन जो है फटाफट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक बुलेट है अपने पास, इसका मास कितना है बेटा 100 ग्राम, मूव्स विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड हिट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 9 kg inelastically which is at rest, then find the velocity of that object after collision। तो क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो, अपने पास एक बुलेट है इस तरह से, ठीक है,
ये जो बुलेट है ये एक ऑब्जेक्ट थी 9 kg की, जो इनिशियली का कैसी थी बेटा, रेस्ट पे थी। तो ये बुलेट इस ऑब्जेक्ट के साथ इन इलास्टिकली कोलाइड हुई, तो इस बुलेट का मास कितना है, 100 ग्राम। इस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 300 मीटर पर सेकंड। इसका मास कितना है बेटा, 9 kg। इसे हम m1 कहेंगे, इसे हम u1 कहेंगे। इसका m1 क्या है बेटा, m2 क्या है बेटा, 9 kg। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन जो है वो फाइनल वेलोसिटी बतानी है। बस सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था अपना फाइनल वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर सिंपल अपन फॉर्मूला का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो करो सॉल्व, क्या आएगा बेटा अपना, देखो कैसा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा बाय आवर फॉर्मूला। व्हाट इज आवर फॉर्मूला, m1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आया, m1 क्या है अपना 100 ग्राम और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी देखो तुम 5th 6th स्टैंडर्ड में तो नहीं हो, तुम्हें 100 ग्राम का केजी में कन्वर्ट करना आता है बेटा, 100 अपॉन 1000। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 kg। तो यहाँ अपना 0.1 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है अपना 300 प्लस m2 कितना है बेटा अपना 9 और u2 है बेटा अपना 0 और m1 क्या है 0.1 और ये क्या है बेटा 9, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आया अपना, v इज इक्वल टू ये आया 30 और 9 इंटू 0 9 और ये 9 प्लस 0.1 आया बेटा 9.1, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे बेटा v इज इक्वल टू 300 अपॉन 91 और ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू क्या आएगा 300 अपॉन 91, ये आपको पॉज करके सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आप आंसर भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, इसे राउंड ऑफ करो, 9.1 को हम एग्जैक्टली 9 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 0.1 तो मास निग्लेक्टेड हो सकता है, मे भी अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 9 3 जा 27, ठीक है। पॉइंट दिया 3 बचे, वो कितने हो गए 30 और फिर से 9 3 जा 37 9 3 जा 37। तो इनकी जो अप्रोक्सीमेटली फाइनल वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, इसे पॉज करके हम नोट करेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जिनको आता है पॉज करके सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 100 ग्राम एंड वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हिट्स अ बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास 900 ग्राम एंड लॉजेस इन इट। देखो क्वेश्चन को पहले हम कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बुलेट है इस तरह से जिसकी वेलोसिटी है बेटा अपनी 300 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मास है बेटा 100 ग्राम। उसके बाद अपने पास एक बैलिस्टिक पेंडुलम है जिसका मास है बेटा 900 ग्राम, ठीक है। और हिट्स अ बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास 900 ग्राम एंड लॉजेस इन इट। मतलब क्या, ये जो बुलेट थी ये पेंडुलम रेस्ट पे था, ये बुलेट इस पेंडुलम को हिट करेगी और उसमें लॉज हो जाएगी, मतलब चिपक जाएगी, घुस जाएगी, ठीक है। तो क्या करेगा, when the bullet hits the pendulum it swings up from the equilibrium position। इसका मतलब क्या, ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u2 वो 0 थी। बुलेट यहाँ से झर करके 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई, बॉल के अंदर बैलिस्टिक पेंडुलम के अंदर घुस गई और उसे क्या किया, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्टर्ब किया, मतलब वो स्विंग होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद क्या कहता है, एंड राइजेस टू अ हाइट यच, तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट हो गई यच, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यच, तो आपको उस यच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की कंसेप्ट आ रही है, अभी अभी आपको समझ में आ चुका है। तो जैसा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्यों,
क्योंकि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सॉरी स्टोर्ड वर्क डन, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ए वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पर हमें लगता है, सभी बच्चों को वो कंसेप्ट आता है, जिनको नहीं आता कंजर्वेशन, ठीक है, वो जाके वो लेक्चर देख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय मॉरल माइंड्स, अगर आप ये सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एम डॉट ई क्या कहता है, 1/2 एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाने वाला हूँ। देखो अभी हमने क्या किया, जो वेलोसिटी फाइंड करी वो इनिशियल वेलोसिटी थी या फाइनल वेलोसिटी थी, वो फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो अपना रेगुलर फॉर्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर, बट ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है बेटा। यहाँ पर हम ये जो अपनी वेलोसिटी है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये जो अपनी v है ये फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर हम पहले फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या आएगा बेटा, अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अपना, सॉरी v इज इक्वल टू क्या आया, v इज इक्वल टू आया बेटा अपना m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा, v इज इक्वल टू क्या आया, m1 की वैल्यू कितनी है अपनी 100 ग्राम, आप जानते हो 0.1 होगा, मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है बेटा अपना, u1 है अपना u1 300। ठीक है, क्या आया अपना 300 प्लस m2 कितना है बेटा अपना m2 इज इक्वल टू कितना है, m2 इज इक्वल टू है अपना 0.9। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय u2 तो 0 था, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, m1 क्या है 0.1 प्लस m2 क्या है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा अपना 300 इंटू 0.1, तो v इज इक्वल टू आया अपना 30 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आया बेटा अपना 0.1 प्लस 0.9 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ पे आया अपना 1, तो 30 प्लस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आया 30। तो अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी आई बेटा 30। तो काइनेटिक एनर्जी ये रही अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पुट करो वहां पे क्या आएगा बेटा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे 1/2 m मल्टीप्लाई बाय 30 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू m g h, m गेट्स कैंसिल क्योंकि मास तो सेम है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर क्या आया 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू g की वैल्यू अपने कन्वीनियंस के लिए हम 10 पकड़ेंगे इंटू h, तो 10 3 जा 30 और 2 15 जा 30, तो 15 3 जा 45। तो हाइट कितनी आई अपनी 45 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है बेटा अपना, डी नंबर का ऑप्शन बराबर है, दैट इज डी इज इक्वल टू 45 मीटर। यहाँ पे कोई भी जादू नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने v की वैल्यू पुट करी है, कैलकुलेशन आपके सामने है। ठीक है, 30 का स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30, उसको वो सॉल्व मत करते बैठो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 2, जी की वैल्यू हमने अपने कन्वीनियंट के लिए जी पकड़ी। ठीक है, क्योंकि उसने दी नहीं है। ठीक है, तो हम जी कंसिडर करेंगे जनरली। तो 10 3 जा 30 होता है और 2 15 जा 30 होता है और 15 3 जा कितना होता है 45। इसका मतलब हाइट जो है अपनी वो 45 मीटर पर है। तो जब अपनी बुलेट उस बैलिस्टिक मास को हिट करेगी तो हिट करने के बाद वो 45 मीटर दूर जा चुका होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसे एक बार पॉज करके नोट करेंगे अपन। चलो हो गया। तो देखो बेटा ये थी अपनी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कंसेप्ट। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। बहुत सिंपल है, ऐसी ही कंसेप्ट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे टीचर जो है आपको एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कंसीडर करके पढ़ाते हैं और एक ऑब्जेक्ट मोशन में कंसीडर करके पढ़ाते हैं, बट आप वैसा मत पढ़ो। आप दोनों ऑब्जेक्ट को या फिर रेस्ट में पकड़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो में से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, बट कभी कभी क्या होता है दोनों भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो सकती है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, उस केस पे हमें
उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये इसेंशियल वे था अपना, इसका ये इसेंशियल वे था अपना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। अभी हमें देखना है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोएफिशिएंट ठीक है ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ब्रैकेट में ई। आराम से पढ़ो, हाँ पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। देखो इट इज द रेशियो ऑफ force of reform to the force of deform that is E is equal to V2 minus V1 upon U2 minus U1। एक बार पॉज करके नोट करो इसको, तब तक मैं इसमें इंक भरता हूं, ठीक है। चलो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट है B। मान लो A ऑब्जेक्ट का मास है m1 और B ऑब्जेक्ट का मास है m2। मान लो m1 और m2 इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फॉर एग्जांपल कोलिजन हुआ। तो जब कोलिजन होता है बेटा, तो कोलिजन होने के बाद क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में एक रिफॉर्मिंग फोर्स होता है। मतलब अगर मैं इस पेन को या फिर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आता है। मतलब क्या, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब क्या, या ऑब्जेक्ट जो है वो रिजिड होती है, इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है। आपको इलास्टिसिटी में वो पढ़ना है, बट अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ो, समझो कि हर एक ऑब्जेक्ट को जब तुम फोर्स एक्सर्ट करते हो तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब वो अपना साइज एंड शेप जो है वो अपना रिगेन करने की कोशिश करते हैं। वो हर एक प्रॉपर्टी में है। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी मोर होती है और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी लेस होती है। मान लो एक अपने पास एक ब्रिक है और अपने पास एक स्प्रिंग है। तुम अगर ब्रिक के ऊपर पत्थर मारोगे तो ब्रिक टूट जाएगी, बट अगर तुम स्प्रिंग के ऊपर पत्थर मारोगे तो स्प्रिंग दब जाएगी और फिर से अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगी। तो ब्रिक में भी रिस्टोरिंग फोर्स था और स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स था, बट ब्रिक का रिस्टोरिंग फोर्स विथ कंपेयर टू स्प्रिंग कम था और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा था। इसीलिए वो अपने जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसमें वो रिगेन हो गई। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है अपना साइज एंड शेप रिगेन करने की कोशिश करता है। तो देखो बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी तो ए का फोर्स बी पे लगेगा, बी का फोर्स ए पे लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों का शेप और साइज थोड़ी देर के लिए चेंज होने की कोशिश होगी। तो ए और बी ने जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज करता है। तो जब ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और एज वेल एज उनके अंदर एक रिफॉर्म फोर्स भी तैयार होगा या फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी तैयार होगा, जो क्या करेगा, उनका जो ओरिजिनल साइज एंड शेप है उसमें उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर से डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं। ए ऑब्जेक्ट थी बेटा, बी ऑब्जेक्ट थी, ए का मास m1 था, बी का मास m2 था, ठीक है। ए और बी में कोलिजन हुआ। तो जब ए बी के ऊपर कोलाइड हुई तो ए ने क्या किया, अपना डिफॉर्मिंग फोर्स बी के ऊपर अप्लाई किया। और जब बी ए के ऊपर कोलाइड होगी तो बी ने क्या किया, अपना डिफॉर्मिंग फोर्स ए के ऊपर अप्लाई किया। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में ए ने और बी ने एक दूसरे के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से उनकी शेप एंड साइज जो है वो चेंज होने लगी। बट उन्हीं के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, उन्हीं के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है बेटा, उनका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की कोशिश करेगी। मतलब जब ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया
और बी ने ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ए क्या करेगी, खुद को एडजस्ट करने का ट्राई करेगी और बी भी खुद को एडजस्ट करने का ट्राई करेगी। मतलब उनके बीच में डिफॉर्मिंग फोर्स भी एक्ट हुआ और रिफॉर्मिंग फोर्स भी इंड्यूस हुआ। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है पता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ रिफॉर्म टू द फोर्स ऑफ डिफॉर्म। ये रिफॉर्म और रिफॉर्म का रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डिफॉर्म टू द रेशियो ऑफ रिफॉर्म is called as कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्ट का जो रिफॉर्म का रेशियो है और डिफॉर्म का रेशियो है, फोर्स ऑफ रिफॉर्म और फोर्स ऑफ डिफॉर्म, इन दो फोर्सेस का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। And coefficient of restitution is represented by E and given by V2 minus V1 upon U2 minus V1, where V2 minus V1 is the final change in final velocity and U2 minus U1 is the change in initial velocity, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट में कितना डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन हमें ये कहता है बेटा कि ऑब्जेक्ट में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, ये बताने की कोशिश जो है आफ्टर कोलिजन, ये हमें बताने की कोशिश कौन करता है? कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो इसका यूज क्या है कि ऑब्जेक्ट में कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हुई, तो कोलाइड होने के बाद उनमें जो डैमेज है या फिर उनका जो डिफॉर्मेशन फोर्स है वो कितनी डिफॉर्म हो चुकी है, ये बताने की कोशिश हमें कौन करता है? ये बताने की कोशिश हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कहता है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। देखो बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो है बेटा, इलास्टिक कोलिजन, इसमें जो है बेटा E की वैल्यू 1 होती है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तुम जानते हो बेटा, इलास्टिक कोलिजन में V2 माइनस V1 और U2 माइनस U1 जो हमने पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब क्या? इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें बेटा E की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। आपको इसके बारे में कुछ ये पॉइंट्स मुझे बताने दे। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, ये बातें भी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। पॉज करके चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इसके बेस पर हम प्रॉब्लम कैसे आते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉज करके नोट करो उसे। चलो, हो गया। अभी क्वेश्चन लिख के नहीं दूंगा मैं, सिर्फ तुम्हें इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, लिख के नहीं दूंगा। हमें ऑब्लिक कोलिजन भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो। मान लो अपने पास एक बॉल है फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन कैसा आता है ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो अपने पास एक बॉल है फॉर एग्जांपल, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल देखो बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। एक बॉल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है। और एक सरफेस है या फिर एक वुडन का सरफेस है। वुडन का सरफेस जो है वो बेटा 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो बॉल जो है वो इस वुडन के सरफेस पे कोलाइड होगा और कोलाइड होके वो फिर से वापस अपनी जगह पे जाएगा। फॉर द जगह कुछ हाइट पे अटेन कुछ हाइट अटेन करेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है वो परफेक्टली कोलिजन है और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है वो फॉर एग्जांपल 0.6 के बराबर है। तो बॉल की जो रीबाउंड वेलोसिटी है वो हमें बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है। आगे आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। फिर से समझाता हूँ। एक बॉल है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के बाद नीचे एक सरफेस है, वुडन का सरफेस, जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये बॉल इस सरफेस के ऊपर आके कोलाइड होगा और रीबाउंड होगा। तो रीबाउंड होने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से रीबाउंड होगा वो वेलोसिटी आपको पूछनी है, सॉरी आपको पूछी गई है। और आपको E इज इक्वल टू 0.6
ये अपने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी गई है, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट यूज करो। क्या है कुछ कंसेप्ट? E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। आई थिंक मैंने शायद फॉर्मूला, एक बार मैं फॉर्मूला चेक करता हूँ, ठीक है। देखो गड़बड़ में ऐसा होता है, मुझे ऑब्लिक कोलिजन पढ़ाना है और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती कर दी। देखो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 होता है। बहुत सारे बच्चे U2 माइनस U1 लिखते हैं, तो अगर आपने U2 माइनस U1 लिखा है इसके प्रीवियस में, तो उसे U1 माइनस U2 लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार इसे करेक्शन कर लो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये अपना फॉर्मूला है। अभी देखो बेटा, E लिखा अपन ने, V2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सरफेस, ये होगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी U1, ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी U1। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से V2 भी क्या रहेगा? U1 रहेगा, सॉरी U2 और V2 दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 और फाइनल वेलोसिटी V2 वो 1 मीटर पर सेकंड के बराबर है। देखो U2 और V2 ये किसके बराबर है? ये 1 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। अभी देखो क्या है, तो V2 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। V1 की वैल्यू हमें नहीं पता, U1 की वैल्यू कितनी बेटा? 5। तो देखो ये नीचे जा रहा है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाती है तब हम उसकी वेलोसिटी निगेटिव कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हम -5 कंसीडर करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जो है हम V2 जो है वो -1 कंसीडर करेंगे, और ये जो V1 U2 जो है उसे भी हम -1 कंसीडर करेंगे। तो E की वैल्यू कितनी है? 0.6, तो ये -1 और ये -V1 अपॉन -6, तो ये -6 यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो आएगा बेटा -3.6, ठीक है। तो ये -1 माइनस V1, तो V1 इज इक्वल टू आया बेटा अपना -1 प्लस 3.6, तो 3.6 में से -1 गए, कितने बचे बेटा? 2.6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो अपना बॉल है उसकी रीबाउंड वेलोसिटी रहेगी बेटा 2.6 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन में बनते हैं। मैंने गलती क्या करी थी, मैंने यहाँ पे U2 माइनस U1 लिखा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्लिक कोलिजन की तरफ जल्दी बढ़ना है, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन मुझे डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट कभी कभी क्या होता है एक्साइटमेंट में पढ़ाने की मुझे ना मेरी एक बहुत मतलब इसे आदत कह सकते, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे वो समझाने की बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट बहुत होता हूँ। तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ठीक है। अभी ये मत कहने कि सर 19-20 लाख का फर्क है, 19-20 लाख का फर्क है बेटा, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर U2 माइनस U1 लिखा अपन ने तो बहुत चेंजेस आते हैं। तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो ये गलती मैंने करी है, तुम मत करना। तो E इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो क्वेश्चन की जो है वो कंसेप्ट को समझो, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी कंसेप्ट को जब तुम समझोगे तो कंसेप्ट को समझने के बाद तुम्हें ऐसे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। कभी कभी आपको क्या पूछा जाएगा कि इसकी हाइट बताओ, क्या बतानी है हमें? इसकी हाइट। तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम है, और हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को भी जानते हैं, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो आपको टाइम भी दिया जाएगा, तो आप उस पर से एक्सेलरेशन फाइंड करके फाइनल वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको एक्सेलरेशन गिवन रहेगा, तो आप उसके बिहाफ पर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, और उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? हाइट। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट ये जो बॉल है इसका एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपको इसकी हाइट फाइंड करनी कि वो कितना हाइट पे जाके गिरेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है अपना? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितनी है अपनी? 2.6। ऊपर जा रही है मतलब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये नीचे आ रहा है मतलब हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है अपने? 2 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय यस हमें फाइंड करना है। इन केस अगर आपको हाइट भी पूछी गई हो तो आप क्या करोगे बेटा? 2.6 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक
2.6 स्क्वायर कितना होता है? 26, 26 6 जा 156, 15 कैरी, 26 2 जा 52, 52 प्लस 5 57 67 676, ठीक है। तो ये आएगा अपना 6.76, ये आएगा अपना 25, ये प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई यस, इसको अपन हाइट समझेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है मतलब जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 इंटू हाइट हो जाएगा। इनकेस आपको अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हो तो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बुलेट को हिट करते तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो कभी कभी अगर ये फ्री फॉल नहीं कर रहा, तो अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर आपको फ्री फॉल नहीं कर रहा है और आपको एक्सेलरेशन गिवन है तब आप यहाँ पे ए की जगह जी की जगह ए लिखेंगे। तो अभी मैं इसको फ्री फॉल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 20 हो जाएगा। तो ये 25 यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगी, तो यही पे मैं लिखता हूँ या फिर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है अपने पास। एच इज इक्वल टू क्या आया, सॉरी 6.76 माइनस 25 इज इक्वल टू 20h। तो ये 25 में से 6 गए, कितने बचे बेटा? 25 में से 6 गए आई थिंक 19, तो माइनस 19.76 डिवाइडेड बाय 10, 20 इज इक्वल टू h। तो ये रहेगी अपने हाइट, इसे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो करो बेटा, अभी से करो। 2 9 जा 18, ठीक है। ये पॉइंट तो यार 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1.9 आ जाएगा, तो ये 0.29 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू h। तो 0.988 मीटर का वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा अगर वो फ्री फॉल कर रहा है तो। और अगर वो फ्री फॉल नहीं कर रहा है तो उसका अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया हो तो अब आप जी की जगह पे ए लिख सकते हो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, यही से आप हाइट भी फाइंड कर सकते हो, यही से आप टाइम भी फाइंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यही से आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको अभी हाइट पता है, इसके बेस पर आप टाइम भी फाइंड कर सकते हो, v इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ठीक है। तो ये से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस आपका काइनेमेटिक्स क्लियर होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी बहुत कंसेप्ट जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी हमें देखना है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो इसे पॉज करके चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो एक बार। चलो हो गया। अभी देखना है बेटा अपने को ऑब्लिक कोलिजन, जो आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के बाद आपको वो ऑब्लिक कोलिजन कहीं पे भी आपको उसका कंफ्यूजन नहीं आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसा कि अभी तुमको सिंपल तरीके से पढ़ाया है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन समझाते हुए कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेटा मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी आपको इसकी कंसेप्ट बताई है। काइनेमेटिक्स मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। कैसे इक्वेशन को यूज करते ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो कैलकुलेशन थे, इसके पहले भी अगर आप कुछ लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको कुछ जो कंसेप्ट थी उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको समझाया हुआ है। तो जो कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा, तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकते, ठीक है। और जब मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं मतलब 101% वहां से क्वेश्चन आपको श्योरली देखने को मिलेंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे बनते हैं तब आप उसके क्वेश्चन करोगे, और जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दूंगा मतलब 101% उसी के केस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी जो न्यू बच्चे नहीं जानते, उनके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी देखना है हमें ऑब्लिक कोलिजन, तो मैं थोड़ी देर के लिए चैप्टर का नाम भी इरेज करता हूँ और अभी हम प्योरली ऑब्लिक कोलिजन देखेंगे। और ऑब्लिक कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोलिजन। एक बार आपने इसे अटेंड कर लिया और आपको एक बार इसे समझ में आ गई चीज, तो उसके बाद आपको कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले कोलिजन जो है मैंने आपको ऑलरेडी पहले इलास्टिक कोलिजन में समझाया था, अभी भी समझाता हूँ। देखो एक होता है हेड ऑन कोलिजन
और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए कुछ इस तरह से, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। तो ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल है, मतलब ये उसका सेंटर हो गया, तो हम जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सभी जानते हैं, हम इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। ये क्या है बेटा अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसे हम कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। तो देखो जब इनका कोलिजन होगा, तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट के कोलिजन में ये फिर से उसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के थ्रू ट्रैवल होकर रिवर्स आ गई, देखो आराम से बोलो, देखो कोई बात नहीं, आराम से बोलो, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड है, तो कोलाइड होने के बाद उनके जो मोशन है, उस मोशन के बीच में हम एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से सेंटर से, मतलब जहां पर वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो वहां से उनके पाथ को हम एक नॉर्मल ड्रॉ करके ट्रेस करते हैं। उस नॉर्मल को हम कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब उनका कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट फिर से उसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे रिवर्स आती है, तो वैसे कोलिजन को हम कहते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन। बट अगर दो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से कोलाइड होती है और कोलिजन होने के बाद वो ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट से थ्रू रिवर्स नहीं आती है, मतलब कोलाइड हो गई, ये हो गई उनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब इस तरह से गई और इस तरह से आई, ये हो गया अपना हेड ऑन कोलिजन। बट कुछ ऑब्लिक कोलिजन क्या है, तो इस प्रकार से गई और कुछ इस प्रकार से रिवर्स आ गई, मतलब जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से गई थी उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट से ऑब्जेक्ट रिवर्स नहीं आई, एक और दूसरे डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रिवर्स आ गई, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गई, उनका ये नॉर्मल थी, बट नॉर्मल के थ्रू वो रिवर्स नहीं आई, या फिर उसकी जो डायरेक्शन थी आफ्टर कोलिजन वो नॉर्मल के थ्रू नहीं थी, उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट टूवर्ड्स द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं था, वो अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ इम्पैक्ट था। तो उस कोलिजन को हम कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। तो आई होप आपको ऑब्लिक कोलिजन की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन के कुछ पॉइंट्स है, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक बार हम उसकी डायग्राम देखेंगे, उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये हो गई ऑब्जेक्ट अपने पास, ये हो गई अपने पास दूसरी ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी ढंग की बना देती है, ऑब्जेक्ट अच्छी बना दो तुम्हारे लिए, ठीक है। आराम से, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना है हमें, ठीक है। डायग्राम से बेहतर भावनाओं को समझो। देखो ये हो गई अपनी कॉमन नॉर्मल, क्योंकि ऐसे कोलिजन है तो इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या फिर हम कॉमन नॉर्मल ही बोलेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो है एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गई उनकी कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये अपनी कॉमन टेंजेंट, इसे कहते हैं हम कॉमन टेंजेंट, क्योंकि इसी के थ्रू ऑब्जेक्ट जो है रिवर्स जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोलिजन होने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट से थ्रू नहीं जा सकती, वो कॉमन टेंजेंट से पास हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये हो गया अपना कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है ऑब्लिक कोलिजन के जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो इंपल्सिव फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट इंपल्सिव फोर्स जो है, पहला पॉइंट, हाँ देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट इंपल्सिव फोर्स always act along line of impact। देखो ये जो इंपल्सिव फोर्स बना है इक्वल एंड अपोजिट इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये जो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे बनता है। ये पहली बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ है, इंपल्सिव फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट में आफ्टर कोलिजन, तो वो हमेशा जो है बेटा वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही बनता है, ये तुम्हें समझना है। इसका दूसरा पॉइंट ध्यान में रखो बेटा, दूसरा पॉइंट कहता है, यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है बेटा अपने को कि जो, हाँ दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसकी जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम है वो ऑलवेज चेंज ऑफ
इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट along the line of impact, along the line of impact। देखो इनकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है, बट हर एक की जो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होती है, बट कौन से डायरेक्शन में? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। तो ये देखो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इनकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। बट देखो बेटा इंडिविजुअली जो इनकी लीनियर मोमेंटम चेंज होगी ना, तो इंडिविजुअली जब इनकी लीनियर मोमेंटम चेंज होगी तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही लाई करेगी, वो कॉमन टेंजेंट से लाई नहीं करेगी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जो टेंजेंशियल है या फिर अलोंग द कॉमन टेंजेंट है, अलोंग द कॉमन टेंजेंट लीनियर मोमेंटम always unchanged। ठीक है, along the common tangent linear momentum always unchanged, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो during the collision impulsive force is zero, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोलिजन के दरमियान कोई भी इंपल्सिव फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता, और जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ई जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही एक्ट होता है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो वो हमेशा जो है बेटा वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही एक्ट होता है। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। पहला पॉइंट क्या है कि जो इक्वल एंड ऑपोजिट इंपल्सिव फोर्स है हर एक ऑब्जेक्ट के, वो ऑलवेज जो है बेटा ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई करते हैं। और जो इनकी इंडिविजुअल मोमेंटम है वो भी हमेशा चेंज होती है, बट कहां पे चेंज होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे चेंज होती है। कॉमन टेंजेंट पे उनकी लीनियर मोमेंटम हमेशा अनचेंज रहती है, और जो ड्यूरिंग द कोलिजन उनका इंपल्सिव फोर्स रहता है वो जीरो रहता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही एक्ट होता है, वो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन को एक्ट नहीं होता। तो ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स है, वो रूल्स एक बार आपको ध्यान में रखने चाहिए, और वो एक बार आपको रूल्स आ गए तो आपको फिर कोई भी ऑब्लिक कोलिजन में आपको क्वेरीज नहीं आएगी। ये 5 पॉइंट है इसकी कंसेप्ट, और वो रूल है, इसके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्लिक कोलिजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्या कहना है, पहला रूल क्या कहता है कि ब्रेक डाउन द वेलोसिटीज, break down the velocities into two components। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है बेटा, ये जो वेलोसिटीज है एक जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक जाएगी अलोंग द कॉमन टेंजेंट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की क्या रहेगी, मतलब अगर हम वेलोसिटी जाएंगी तो ये देखो बेटा ये रहेगी बेटा अपना u cos थीटा, और ये रहेगा बेटा अपना u sin थीटा। तो पहले वेलोसिटी को ब्रेक करो, जो अपनी वेलोसिटी है उसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करो। एक जाएगा अपना u cos थीटा जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगा, और एक रहेगा बेटा अपना u sin थीटा जो अलोंग द कॉमन टेंजेंट रहेगा। तो u cos थीटा आफ्टर कोलिजन चेंज होता है, बट u sin थीटा आफ्टर कोलिजन कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिख के दे रहा हूं, सेकंड रूल, ये अपने रूल है, ये अपने रूल है, ये अपने पॉइंट्स है। तो पहला रूल क्या कहता है कि वेलोसिटी को ब्रेक डाउन करो। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो अपनी वेलोसिटीज है उनको, सॉरी जो अपनी वेलोसिटी कौन सी, अलोंग द कॉमन टेंजेंशियल वेलोसिटी, अलोंग द कॉमन टेंजेंशियल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। ठीक है, मान लो एक अपने पास ये ऑब्जेक्ट है और ये अपने पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों का ऑब्लिक कोलिजन हुआ, फॉर एग्जांपल इनके बीच का एंगल फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। और फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो आप क्या करोगे, या फिर 6 मीटर पर सेकंड से या फिर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो पहले इसको तोड़ो 2 कंपोनेंट में, एक रहेगा अपना u cos थीटा और ये रहेगा अपना u sin थीटा।
ये रहेगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी। तो u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, u sin थीटा इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो कभी चेंज नहीं होती अलोंग द कॉमन टेंजेंशियल। तो u cos थीटा अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है जो चेंज हो सकती है। तो इसकी इनिशियल u cos थीटा क्या रहेगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, ठीक है, क्योंकि cos थीटा कितना है 45 डिग्री। ये हो गई इसकी u cos थीटा। बट इसकी आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम तो उसे आपको v1 कंसीडर करना पड़ेगा। बट इसकी जो बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है जो टेंजेंशियल की वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। मतलब अगर इसका जो 8/√2 है ये अपना u sin थीटा है, ये इनिशियल बिफोर कोलिजन है और यही इसका इनिशियल फाइनल आफ्टर कोलिजन रहेगा अलोंग टेंजेंशियल। तो मैं आपको यहाँ से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि u cos थीटा जो है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट की वेलोसिटी है, वो चेंज हो सकती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बट जो कॉमन टेंजेंशियल की वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती बिफोर कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन। आई होप तुम्हें पॉइंट समझ में आ चुका होगा। आई होप तुम्हें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस उसके बाद अपना काम हो गया। उसके बाद अप्लाई द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर मैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए पूरा लिखता हूं। लीनियर मोमेंटम, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। पहले उसको तोड़ो, u cos थीटा फाइंड करो, u sin थीटा फाइंड करो, उसके बाद अप्लाई द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अप्लाई करो, बस इतना सिंपल है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, बस हो गया। ऑब्लिक कोलिजन का कोई भी प्रॉब्लम इसके बाहर नहीं जाएगा। देखो ऑब्लिक कोलिजन फिर से एक बार पढ़ा था वो आपको, डोंट वरी। देखो क्या करना है, पहले ऑब्लिक कोलिजन क्या है और हेड ऑन कोलिजन क्या है इसके बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। हेड ऑन कोलिजन क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में गई अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेपरेट हो गई। बट जब ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इंपैक्ट के थ्रू जाती है और जाने के बाद वो जब सेपरेट होगी तो वो ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इंपैक्ट के थ्रू नहीं जाएगी, अलग अलग जाएगी। मतलब मान लो तुम अपने पास कैरम है, कैरम पे आपने वो स्टिक मारी, तो स्टिक मारने पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में गई अगर तुम उस कॉर्नर में मारोगे तो वो वापस आएगी एक सिंगल अपनी जो अपनी वो क्या कहते हैं उसे मार्बल रहता है, उसे जब हम स्टिक करते हैं तो वो कॉर्नर पे मारने के बाद इजीली वापस आता है। बट अगर हम उस मार्बल को दूसरे मार्बल में मारे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये कौन सा कोलिजन है, ये ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि पहली बात जो लीनियर मोमेंटम है दो ऑब्जेक्ट की वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चेंज होती है। उसके बाद क्या कहा मैंने, उसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया बेटा, इसमें एक बात आपको फिर से समझना है कि इसकी जो लीनियर मोमेंटम होती है वो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होती है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। जो इंपल्सिव फोर्स होता है इक्वल एंड ऑपोजिट वो भी चेंज होता है या फिर एक्ट होता है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये भी लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा, ये भी लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्ट करेगा। इस लाइन पे कोई भी इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अलोंग द कॉमन टेंजेंट लीनियर मोमेंटम ऑलवेज अनचेंज, तो कॉमन टेंजेंट पे कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं रहती। उसके बाद ड्यूरिंग द कोलिजन इंपल्सिव फोर्स इज जीरो, जब वो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कोलिजन परफॉर्म करती है तो उनका कोलिजन के बीच में जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा जो ई होता है, ई मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो आपको फाइंड करना है तो वो हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद ड्यूरिंग द कोलिजन इंपल्सिव फोर्स इज जीरो, ई अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट और लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। यहां पर मैं एक चेंज करना चाहूंगा, देखो अप्लाई द लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बेटा। जब आप लीनियर मोमेंटम की कंसेप्ट ऐड करोगे तब उसके बाद आपको लीनियर मोमेंटम के साथ साथ आपको रिस्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ये भी आपको अप्लाई करना है। कंसेप्ट ऑफ रिस्टिट्यूशन अप्लाई या फिर अप्लाइड। और उसके बाद फाइनली आपको कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऐड करना फाइनली। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन आता है
तो क्वेश्चन करने के कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है, जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को तोड़ो, ठीक है। u cos थीटा लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, u sin थीटा लाइन ऑफ टेंजेंशियल होता है। तो ये कभी चेंज नहीं होता, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्लिक कोलिजन हुआ, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट u cos थीटा वो जीरो हो सकती है, बट जो उसकी u cos थीटा है, उसकी v cos थीटा है, जो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट है, फाइनल वेलोसिटी वो जीरो नहीं होगी, वो कुछ v2 हो जाएगी। बट उसी की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है अलोंग द कॉमन टेंजेंट, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही रहेगी। आई होप मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, आपके दिल तक पहुंच रहा है बेटा। क्योंकि देखो, मान लो अपने पास एक ऑब्लिक कोलिजन है, तो वेलोस आपको प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा, बट आपको मैं एक प्री आइडिया दे रहा हूँ कि समझो क्या हो रहा है। जब ऑब्लिक कोलिजन होता है तब ऑब्जेक्ट की जो दूसरी ऑब्जेक्ट थी, मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन पे थी, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। बट कॉमन अलोंग द कॉमन टेंजेंशियल उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो रहेगी और फाइनल वेलोसिटी भी जो थी बेटा वो जीरो रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉमन टेंजेंशियल वेलोसिटी नेवर चेंजेस ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा इधर, और आपको कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। इन दो में से आपको एक को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी अप्लाई करके दो ऑब्जेक्ट में जो हमें एक की वेलोसिटी पूछी है वो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा ऑब्लिक कोलिजन के। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे बेटा, इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन है बेटा ऑब्लिक कोलिजन का, ठीक है। इसी क्वेश्चन से आपके ऑब्लिक कोलिजन की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, सारी। आपको इसके बाद ऑब्लिक कोलिजन का कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा। और इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो आपको जनरल क्वेश्चन जो है आपका आपको जनरल क्वेश्चन बता के आपको सेटिस्फाई कर सकता था, मतलब आपको ये समझ में आ सकता था कि हमने जो है ऑब्लिक कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। बट वो अगर क्वेश्चन जनरल रहता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बट समझने के लिए थोड़ा बहुत इसे हमें कुछ रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो आपकी सारी कंसेप्ट 101% क्लियर कर देगा। एक क्वेश्चन के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड या फिर इससे कम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी रूल बताए हैं, जो प्रोसीजर बताई है वो हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करनी है। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले उसे समझो, उसके बाद अपने प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है, ये ए ऑप्शन, ये बी, ये सी और ये डी। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अ बॉल ए मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोलाइड्स विथ अनदर बॉल बी दैट इज एट रेस्ट। तो एक अपने पास बॉल ए है, दूसरा अपने पास बॉल बी है, ये 4 मीटर पर सेकंड की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल बी की तरफ जा रहा है और बॉल बी जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। देखो ऑफ इफ बोथ द बॉल्स हैव सेम मास, दोनों का मास सेम है, एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज e इज इक्वल टू 1, तो उसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है जिसकी वैल्यू 1 है। देन फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी क्या रहेगी ये आपको पूछा है, v की नहीं पूछी है, a की पूछी है, ठीक है। टेक द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ ए इज 30 डिग्री, तो आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है और ये जो वेलोसिटी की ए की जो वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल जो है आपको 30 डिग्री कंसीडर करना है, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपको जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो पहले इसे पॉज करके जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड के अंदर आपको इसे पॉज करके नोट करना है, ठीक है।
चलो अभी हो गया। आई थिंक आपका कुछ बच्चे इसे सॉल्व कर रहे होंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई करना है। क्या कहता था पहला रूल कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे दो कंपोनेंट में। तो पहला कंपोनेंट अगर हम बॉल ए के बारे में अगर पढ़े तो बॉल ए का अगर हम कंसिडर करते हैं तो पहला कंपोनेंट होता है बेटा यू कॉस थीटा और दूसरा होता है बेटा यू साइन थीटा। तो बिफोर कोलिजन जो है वो बिफोर कोलिजन अगर हम ए को डिस्कस करते हैं तो बिफोर कोलिजन यू कॉस थीटा क्या रहेगा बेटा, यू कॉस थीटा रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय एंगल 30 डिग्री मतलब √3/2, ठीक है। तो ये होगा अपना 4 √3/2। आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी रहेगी v अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। दो लाइन बनती है, एक बनती है लाइन ऑफ इंपैक्ट, दूसरी बनती है बेटा अपनी कॉमन टेंजेंशियल। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट। अभी देखो बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल ए, बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल ए ये हो गया अलोंग कॉमन टेंजेंशियल या फिर अलोंग कॉमन टेंजेंट। तो अलोंग कॉमन टेंजेंट की कंसेप्ट आप जानते हो, क्या कंसेप्ट है उसकी कंसेप्ट क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू साइन थीटा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज ऑल्सो यू साइन थीटा दैट इज 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गई अलोंग कॉमन टेंजेंट। ये हो गया बॉल ए का डिस्कशन। अभी बॉल बी का डिस्कशन देखो। बॉल बी का डिस्कशन अगर हम बिफोर कोलिजन देखें, बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ v2 बनेगी। इसकी वेलोसिटी v1 बनेगी बेटा आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी v2 बनेगी क्योंकि वो कोलाइड हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या थी, 0 थी। अब अलोंग कॉमन टेंजेंशियल क्या रहेगी, सभी बच्चे जानते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे थी, तो इनिशियली रेस्ट पे होने की वजह से उसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट की भी वेलोसिटी 0 थी और अलोंग कॉमन टेंजेंट भी क्या रहेगी बेटा 0 रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम, हाँ कोई बात नहीं, यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला रूल। आपको पहला रूल समझ में आ चुका होगा, चाहो तो इसे एक बार आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी मैं दूसरा रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है, इसे पॉज करके नोट करो इसे, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू भी नोट करो हाँ साइड में, बाद में हमें काम आएगा उसका। चलो अभी दूसरा रूल क्या कहता था कि उसको हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। ये हो गया अपना ब्रेक डाउन द वेलोसिटी। अभी क्या करना है, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अप्लाई करना है। तो बाय अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम वी गेट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो m1 क्या है अपने पास, m1 है अपने पास, सॉरी दोनों का मास सेम है मतलब m यहाँ से कॉमन आएगा, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू यहाँ पर भी m कॉमन आएगा v1 प्लस v2, ठीक है। देखो m गेट्स कैंसिल, u1 की वैल्यू कितनी थी अपनी 4, ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है, ये हम कॉमन टेंजेंशियल नहीं ले रहे, ये अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ही होती है और ये जो अपना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगता है अप्लाई करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहती है बट चेंज अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है, ये मैंने आपको अभी अभी कहा है बेटा। तो इस केस में जो है हम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो m गेट्स कैंसिल, u1 की वैल्यू है क्या थी अपनी, u1 की वैल्यू 4√3/2, ठीक है, प्लस u2 एज इट इज, सॉरी u2 0 है, ठीक है, और क्योंकि वो इनिशियल भी 0 था और उसका अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जो u2 था वो 0 था क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट के सेकंड जो बॉल है d वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये 4√32 हो गया और ये 0 हो गया, v1 प्लस v2 तो ये 2√3 होगा, तो v1 प्लस v2 इसकी वैल्यू क्या आई बेटा 2√3, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1।
आई होप आपको इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया ये समझ में आ चुका होगा। इसे पॉज करके आपने नोट किया होगा शायद, ठीक है। तो अभी मैं इसे भी इरेज करूंगा, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया। अभी किसे अप्लाई करना है? अब एक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। तो क्या कहता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो e की वैल्यू हमें दी गई है 1, जो रूल पढ़ाए थे उसी रूल से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा v2 की वैल्यू कितनी है? v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, दैट इज v, ठीक है। v2 सॉरी v2, और ये v1। अभी u1 क्या थी? अब अभी u1 क्या थी अपनी? u1 थी अपनी u1 की वैल्यू थी, u1 की वैल्यू थी क्या थी? u1 की वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस किया ना बेटा, 4√3। तो 4√3 यानी 2√3, 2√3, ठीक है, माइनस 0। तो ये 2√3 डिवाइड को यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो v2 माइनस v1 कितना आया बेटा? 2√3। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक एक बार पॉज करके नोट करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको मेन स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। इसे एक बार पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी आप ये प्रोसीजर जानते हो बेटा, क्या है ये? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2√3। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी यूज करूंगा। आपको v1 या फिर v2 को फाइंड करना है, तो यहाँ पर v1 ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसे हम प्लस करेंगे। तो जब हम इसे प्लस करेंगे, v2 माइनस v1 प्लस 2 सॉरी इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। इसे भी मैं इरेज करूंगा। v1 गेट कैंसल, 2v2 इज इक्वल टू 4√3 दैट इज 2√3। तो v2 क्या आया बेटा? v2 आया 2√3। पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में। आपने एलिमिनेशन मेथड देखी है, अगर नहीं देखी तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड समझाई हुई है, ठीक है। तो उसको कंसीडर करके मैं इसको आपको सॉल्व करा। देखो v की वैल्यू क्या आई, v2 की वैल्यू क्या आई? 2√3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन v2 इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2√3 माइनस v1 इज इक्वल टू 2√3, दैट इज v1 इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? v1 क्या आया? 0। v1 क्या आया बेटा अपना? 0। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है a की वेलोसिटी 0 है, मतलब जब वो दोनों टकराएंगी, कोलाइड होगी, तो a लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ गया ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं गया। मतलब जब उनका ऑब्लिक कोलिजन होगा, तो जो ए बॉल है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट थोड़ा सा भी रिवर्स नहीं आया, नहीं तो इसका वैल्यू 0 नहीं आता। इसका वैल्यू 0 आया मतलब जब उनका ऑब्लिक कोलिजन हुआ, तो ऑब्लिक कोलिजन होने के बाद ये ए बॉल थोड़ा सा भी रिवर्स नहीं आया अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो सीधा जो है कॉमन टेंजेंशियल की तरफ निकल गया, ठीक है। तो इसकी जितनी भी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी बेटा अलोंग द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और आप जानते हो कि उसका ए का एंगल लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ कितना है? 30 डिग्री। तो कॉमन टेंजेंट के साथ कितना रहेगा? 60 डिग्री, क्योंकि वो तो 90 का क्वाड्रेंट होता है ना। तो कितनी आई उसकी वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट? वो आ गई 2। तो जैसे कि आप जानते हो बेटा 2i, राइट। तो 2i 2 sin 60, ठीक है, सॉरी 2 cos 60, ठीक है, 2 cos 60, क्योंकि जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, आपने ये सब वेक्टर में पढ़ा है बेटा, ये मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। देखो ये आई कैप, ये जे कैप, तो ये कॉस थीटा रहता है, ये साइन थीटा रहता है। तो आई की तरफ आई कैप, तो एक्स की तरफ आई कैप होता है, जे की तरफ सॉरी वाई की तरफ जे कैप होता है। तो अलोंग द अगर हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करें वेलोसिटी का, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 cos 60, मतलब वो एंगल, और आई कैप मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और ये क्या रहेगा अपना? सिमिलरली 2 sin 60 जे क्या, ठीक है। तो ये 2 cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, राइट, 1/2 इंटू आई कैप, प्लस 2 sin 60 की होती है √3/2 इंटू जे कैप। तो 2 गेट्स कैंसल, ये आया आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो इसकी जो वेलोसिटी थी अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस कितनी आई बेटा अपनी? आई प्लस √3 जे कैप। कैसे आई, क्या आई, आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है बेटा। क्वेश्चन लेंथी था, कुछ चीजें मैंने इरेज करी। अभी इसे फिलहाल पॉज करके नोट करो।